नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं। और रेगुलर क्लास के बारे में बात करूँ तो आपको रात्रि 9 बजे क्लास अवेलेबल होती है। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप अपने राजस्थान एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना गोल आरपीएससी सेलेक्ट करेंगे। रेगुलर लाइव क्लासेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपके लिए अवेलेबल है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाता है। और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी क्लासेज हैं उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। 24 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये 4 महीने के लिए फ्री मिलेगा। ये आपके लिए जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आप मिस ना कीजिए। साथ ही स्कॉलरशिप टेस्ट आपको यहाँ पर करवाया जाता है, जिसमें फर्स्ट रैंकर को 100%, सेकंड व थर्ड रैंकर को 50% और 4 से 25 रैंकर को 25% स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। टेस्ट सीरीज है आपके लिए, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच कोर्सेज आपके स्टार्ट हुए हैं, इनको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं राजस्थान में, या अभी जो बैच कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे आने वाले जो बैच कोर्सेज होंगे, उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 1 महीना 3 महीना 6 महीना और 12 महीना और 24 महीने के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जो आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलता है उसमें हमको मिलता है 7,000 रुपये का 1 साल का कोर्स है, और 2 साल का कोर्स जो 8,400। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको यहाँ पर 24 मंथ्स में मिलेगा। जो अभी वैलिडिटी भी 28 महीने के लिए है, तो 28 महीने की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलेगी 7560 रुपये। इस रेफरल कोड को यूज करने के बाद में आपको मिलेगी ये 10VV डिस्काउंट कोड है। इसको डिस्काउंट कोड को यूज करते हैं तो 7560 रुपये में आपको इसका भुगतान करना होगा। उसके अलावा आपके कुछ कॉइन्स है तो वो भी जो है आपके यहाँ पर रिडीम हो जाएंगे। 1 साल का कोर्स जो हमारा 6300, तो आप आसान किस्तों में 10VV रेफरल कोड को यूज करके आसान किस्तों में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एमपी, यूपी, बिहार व राजस्थान इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। तो 10VV रेफरल कोड के साथ में आप आसान किस्तों में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कुछ राज्य दे रखे हैं, उन पर आपको विचार करना है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा व छत्तीसगढ़। उपरोक्त में से कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है? इनमें से वे कौन सा राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है, ये आप लोगों को बताना है। हीरे का उत्पादन करने वाला राज्य जो है कौन सा है? तो इनमें से वे कौन सा राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? तो हीरे के उत्पादन करने वाले राज्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो केवल एक हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है केवल हीरे का उत्पादन करता है। थोरियम के मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड भारत में किस राज्य में प्रमुखता से मिलते हैं? थोरियम का मुख्य स्रोत जो मोनोजाइट सैंड है, वो सैंड मिट्टी जो है किस जगह पर मिलती है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में और गोवा में। तो ये काज किस जगह पर मिलते हैं? तो ये हमको मिलता है केरल में। भी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नामचिक नामफुल कोयला क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। नामचिक नामफुल नामक कोयला क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? ये आप लोगों को बताना है।
नामचिक नामफुल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रायद्वीपीय तटरेखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का जो है अनुपात जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो अनुपात बताना है आपको। प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट का अनुपात क्या है? तो अनुपात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2:5:1 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मालवा का पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में अवस्थित है? इनमें से वे कौन कौन से राज्य है जहाँ पर मालवा का पठार है? मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र। मालवा के पठार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है और हमारे राजस्थान में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इनमें से वे कौन सा राज्य है जहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ मिलती हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व गुजरात। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हमको इनमें से कौन से राज्य में मिलती है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और गुजरात में। तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हमको कर्नाटक में मिलती है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन राज्यों के हिस्सों से बनाया गया? छत्तीसगढ़ जो है इनमें से कौन से राज्य से मिलकर बना है? छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था तो उसमें कौन कौन से राज्य जो है यहाँ पर राज्यों का हिस्सा शामिल किया गया था, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जब निर्माण होता है तो ये केवल मध्य प्रदेश से होता है, केवल एक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न को नहीं करके हम हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इनमें से वे कौन सी नदी है जिस पर हीराकुंड बांध है? रिहंद, महानदी, स्वर्णरेखा और भार्गवी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो महानदी पर, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश के साथ में जोड़ती है? स्टील वेल रोड यहाँ पर भारत को किस पड़ोसी देश के साथ में जोड़ती है? चीन, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो स्टील वेल रोड यहाँ पर भारत को किस देश के साथ में जोड़ती है? तो ये चीन के साथ में जोड़ती है।
ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में अवस्थित है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर गुरु शिखर है? हरियाणा, केरल, राजस्थान व बिहार। तो गुरु शिखर चोटी यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुरु शिखर चोटी जो है हमारे राजस्थान में माउंट आबू सिरोही, आप लोगों ने पता होगा आप लोगों को। 19 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित? 19 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक जो है कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। 19 ईस्ट रीज नामक ज्वालामुखी कटक जो है कौन से में है? तो ये हिंद महासागर में है, इंडियन ओशन। ठीक है, तो हिंद महासागर में, ये जरूर ध्यान रखिए आप। 5 किलोमीटर लंबे, 5,000 किलोमीटर लंबा है ये। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से किसकी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है? तंबाकू, अफीम, गेहूं और कपास। तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत यहाँ पर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत यहाँ पर अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा व नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? तो इनमें से वे कौन से द्वीप है जहाँ पर हिरोशिमा व नागासाकी शहर स्थित है? होन्शु व क्योशु, होन्शु व शिकोकू, होकाइडो व क्योशु और क्योशु व शिकोकू। हिरोशिमा व नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? तो हिरोशिमा व नागासाकी आप लोगों को पता होगा, हाँ, परमाणु बम जो है यहाँ पर गिराए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। हिरोशिमा पर गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे गिराया जाता है 7 अगस्त 1945। तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, होन्शु व क्यूशु द्वीप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। दूसरा, कॉर्सिका व सार्दिनिया, सार्निया द्वीप जो है इटली के पश्चिम में स्थित है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है? सत्य कथन को आपको चुनना है। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। कोर्सिका व सार्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है हमारा। बेलेरिक द्वीप जो है यहाँ पर मेडिटेरियन सी में है, और कोर्सिका व सार्दिनिया द्वीप जो है यहाँ पर इटली के वेस्ट में। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य दो शहरों को अलग करता है। किन दो शहरों को अलग करता है यहाँ पर जिब्राल्टर जल डमरू मध्य? पुर्तगाल व मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, और अल्जीरिया और पुर्तगाल।
जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है इनमें से कौन से दो देशों को अलग करता है? तो जिब्राल्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को भी अलग करता है। तो ये वही हमारे यूरोप में जो है स्पेन और अफ्रीका में है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में मिलता है? तो गुआनो प्राकृतिक प्राकृतिक उर्वरक जो है इनमें से कौन से क्षेत्र में मिलता है? टिएरा देल फ्यूगा, अटाकामा मरुस्थल, ब्राजील का मीना गेरियस और पेरू का तटीय क्षेत्र। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक इनमें से कौन से क्षेत्र में मिलता है? तो गुआनो हमको यहाँ पर मिलता है पेरू के तटीय क्षेत्र में। बिल्कुल डी आप सही आंसर दे रहे हैं। वन कटान के परिणाम क्या होते हैं? तो इनमें से क्या होते हैं वन कटान के परिणाम? मृदा अपरदन में वृद्धि, भूमिगत जल का भंडारण, आकस्मिक बाढ़। ऑप्शंस बताने हैं आपको। वन कटान के परिणाम जो है इनमें से क्या होते हैं? तो वन कटान के परिणाम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और तीन, जिसमें जो है भूमिगत जल भंडारण का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सी हमारा सही आंसर है। लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इनमें से वह किस प्रकार से लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है? लीचिंग से, अपरदन से, उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेपण के कारण और आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो लेटेराइट मृदा के निर्माण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लीचिंग के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, लीचिंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सबोर्ड झील का विसर्ग का टूटा हुआ हिस्सा होता है, मतलब ऑक्सबोर्ड जो लेक है वो विसर्ग का टूटा हुआ एक हिस्सा होता है। नदी की युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑक्सबोर्ड झील का ऑक्सबोर्ड झील जो है यहाँ पर विसर्ग का टूटा हुआ हिस्सा होता है। और नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होता है। तो यहाँ पर केवल एक हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ना कि सी। निम्नलिखित निक्षेपणात्मक गतिविधियों का अवलोकन करना। मोरेन, ग्लेशियर निक्षेप, बर्चन, पवन निक्षेप, डेल्टा, फ्लूवियल निक्षेप। तो कौन सा यहाँ पर सही है? सही के बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित निक्षेपात्मक। तो यहाँ पर किससे जो है किसका निर्माण हुआ है? मोरेन का निर्माण ग्लेशियर निक्षेप से हुआ क्या? बर्चन का निर्माण पवन निक्षेप से हुआ क्या? और डेल्टा का निर्माण फ्लूवियल निक्षेप से हुआ क्या? तो यहाँ पर हमारे तीनों ही सही होंगे। तीनों का निर्माण जो है यहाँ पर एकदम सही है। मोरेन जो है यहाँ पर ग्लेशियर से, बर्चन जो है पवन से, और
डेल्टा जो है यहाँ पर नदियों के द्वारा निक्षेपण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ओरोजोनिक बल से किसका निर्माण होता है? तो इनमें से किसका निर्माण जो है ओरोजोनिक फोर्स के परिणाम स्वरूप होता है? ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, फोल्ड पर्वत और रिलेक्ट पर्वत। ब्लॉक माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन और रेलिक्ट माउंटेन। ओरोजोनिक बल का निर्माण जो है यहाँ पर किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो ओरोजोनिक बल का निर्माण यहाँ पर होता है हमारा गोल्डन माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन जो है यहाँ पर बनते हैं ओरोजोनिक फोल से, जिसमें जो है वलन व ब्रंसन की प्रक्रिया होती है। अफ्रीका के पेम्बा व जंजीबार द्वीप जो है किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो पेम्बा व जंजीबार यहाँ पर किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? लौंग, गन्ना, तंबाकू और कॉफी। अफ्रीका के पेम्बा व जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर अफ्रीका के पेम्बा व जंजीबार की अगर हम बात करें तो वो लौंग की खेती के लिए, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को कहा जाता है? समशीतोष्ण घास क्षेत्र जो है उनके नाम क्या है? मध्य एशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और दक्षिण अमेरिका में वेल्ट। तो ये आप लोगों को बताना है समशीतोष्ण घास के मैदानों को हम किस नाम से जानते हैं? समशीतोष्ण घास के क्षेत्रों को हम किस नाम से जानते हैं? तो एक और दो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दक्षिण अमेरिका की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में जो है अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना आता है। अर्जेंटीना में इसको हम पंपास के नाम से जानते हैं। और वही वेल्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वेल्ट जो है आपका दक्षिणी अफ्रीका में आता है। उत्तरी अमेरिका की कौन से मुख्य नदियां जो है रॉकी पर्वत से निकलती है? तो इनमें से उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य पर्वत है ऐसी है जो रॉकी से निकलती है? मिसिसिपी, मिसोरी, कोलोराडो और डियागाद्रो और कोलंबिया। तो इनमें से वे कौन सी नदियां हैं जो रॉकी से निकलती है? उत्तरी अमेरिका की कौन सी नदियां मुख्य नदी जो है यहाँ पर रॉकीज पर्वत से निकलती है? उत्तरी अमेरिका की नदियों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो, तीन व पांच, मिसोरी, कोलोराडो और कोलंबिया नदी जो है यहाँ पर रॉकीज से निकलती है। वही मिसोरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सबसे लंबी नदी है जो यहाँ पर पश्चिमी मोन्टाना से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कोलंबिया नदी जो है यहाँ पर कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। कोलंबिया नदी यहाँ पर कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। तो दो, तीन, पांच हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं को उनके क्षेत्रों को सही मेल बताना। कहाँ पर कौन सी स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है? मिस्ट्रल, मध्य फ्रांस, एल्पस व भूमध्य सागर में, सिरोकू उत्तरी अफ्रीका व दक्षिण यूरोप में, चिनूक रॉकीज पर्वत श्रेणी में और हर्मटन
मध्य अफ्रीका में। तो यहाँ पर स्थानीय भवनों के जो है यहाँ पर नाम है और उनके क्षेत्र है, उनमें से कौन सा यहाँ पर सही सही लिखा गया है, ये आप लोगों को बता। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो सारे के सारे जो है हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय है? इनमें से वे कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है? माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट मोनालिया, मोनालिया। निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी जो है यहाँ पर सक्रिय है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 और 3, माउंट किलिमंजारो यहाँ पर सक्रिय नहीं है, ठीक है। और लास्ट 400 सालों से, पिछले 400 सालों से उसमें किसी प्रकार का कोई भी उद्गार नहीं हुआ। पैरोसेल द्वीप व स्पेट्रिल द्वीप, तो किन दो देशों के बीच में विवाद है? पैरोसेल व स्पेट्रिल द्वीप जो है यहाँ पर किन दो देशों के मध्य विवाद है? चीन, ताइवान व वियतनाम। बताना है आपको यहाँ पर किन दो देशों के मध्य विवाद है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। लेक्चर पसंद आए तो आपको इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पैरासोल द्वीप व स्पेटली द्वीप जो है यहाँ पर किन दो देशों के बीच में जो है विवादित द्वीप है? दावा करते हैं दो अलग अलग देश। तो यहाँ पर सभी देश है, यहाँ पर चीन, ताइवान व वियतनाम। तीनों हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सी स्थलाकृति अप्रदनात्मक है? तो अप्रदन के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हुआ है? इंसेलबर्ग, लोएस, यूजेन, जैन हो जाएगा, और बुटसे। कौन सी स्थलाकृति का निर्माण यहाँ पर अप्रदन के परिणाम स्वरूप हुआ है, अप्रदनात्मक है? तो कौन सी स्थलाकृति अप्रदनात्मक है इसमें? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1, 3 व 4। लोहेस जो है, लोहेस का निर्माण जो है यहाँ पर निक्षेपों के परिणाम स्वरूप लोहेस जो है, तो 1, 3, 4 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, फ्रांस और अंटार्कटिका श्रेणी, और महान विभाजक पर्वतमाला द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह एंडीज पर्वत श्रृंखला, साउथ अमेरिका। प्रश्न है हमारा, गोमेद, चाक और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा एकमात्र उत्पादक राज्य है? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। यहाँ पे इनकी बात करें तो एकमात्र उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो वो तमिलनाडु है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो।
भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? इनमें से वे कौन सा राज्य है जिसके द्वारा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान व कर्नाटक। इनमें से वे कौन सा राज्य है जिसके द्वारा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक जो है यहाँ पर किसके राज्य के द्वारा होता है? तो बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उड़ीसा के द्वारा। बिल्कुल ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? भारत की पहली यूरेनियम की खदान इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? जादूगोड़ा, तुम्हालापल्ले, बिजली और दलभूम। भारत की पहली यूरेनियम की खदान इनमें से किस जगह पर है? भारत की पहली यूरेनियम की खदान यहाँ पर जादूगोड़ा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तांबो मठ किस राज्य में है? इनमें से वे कौन सा राज्य है जहाँ पर आपको तांबो मठ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तांबो मठ इनमें से कौन से राज्य में है, ये आप लोगों को बताना है। तांबो मठ हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश में है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरवती या शरावती परियोजना जो है इनमें से कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। सरवती परियोजना भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? नहीं लगती है। तो कौन सा है यहाँ पर भारतीय राज्य जिसकी सीमा म्यांमार के साथ में नहीं लगती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। इनमें से वे कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ में नहीं लगती है? तो यहाँ पर असम के साथ में हमारे भारतीय राज्य असम राज्य की सीमा म्यांमार के साथ में नहीं लगती है। ये हमारा सही आंसर है। हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो इनमें से वे कौन है जिसे हम हरित क्रांति के पिता कहते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बॉरलॉग, वर्गीस कुरियन और उपरोक्त में से कोई नहीं। हरित क्रांति का पिता इनमें से कौन थे जो है जो हरित क्रांति के पिता कहलाते हैं? हरित क्रांति का पिता यहाँ पर किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बॉरलॉग ही हमारा यहाँ पर सही आंसर। यदि कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे कितने बजे देखेगा? यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू हो रहा है तो लंदन में वो उसे कितने बजे देखेगा? ये आप लोगों को बताना है। सुबह 4 बजे, सुबह 4:30 बजे, सुबह 4:45 बजे और सुबह 4:50।
तो यदि कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे कितने बजे देखेगा? तो उसे 4:30 बजे देखेगा, क्योंकि हमारा जो समय है वो जीएमटी से 5 घंटे 50 मिनट 30 मिनट आगे, 5 घंटे 30 मिनट, मतलब कि 5.5 घंटे आगे है। ये आप जरूर ध्यान रखें। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इनमें से वे कौन सा राज्य है जहां पर पोलावरम प्रोजेक्ट स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? पोलावरम प्रोजेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इनमें से वे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-44, NH-1, NH-2 और NH-10। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। पहले आप लोगों को पता होगा 7 होगा, अब जो है हमारा 44 हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा? तो इनमें से कौन सा है जो कॉफी उत्पादक राज्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य। तो इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? इनमें से वे कौन सा सन है जब मेघालय जो है अस्तित्व में आता है? 1970, 1971, 1972 और 1973। मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। मेघालय राज्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1972, बिल्कुल आप सी यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं। 1972 में अस्तित्व में आता है। भारत का एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर? इनमें से भारत का कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी? बाराटांग द्वीप, बैरन द्वीप, कार निकोबार और हैवलॉक द्वीप। तो भारत का एकमात्र द्वीप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बारटांग द्वीप, बिल्कुल ए आप सही आंसर दे रहे हैं। जिन्होंने भी यहाँ पर ए आंसर दिया वो सही आंसर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इनमें से वे कौन सा राज्य है जहाँ पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कांगेर घाटी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वो छत्तीसगढ़ में है। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है?
इनमें से वह कौन सी सहायक नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? ब्यास नदी, झेलम नदी, सतलज नदी और रावी नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी यहाँ पर मानसरोवर झील से निकलती है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इनमें से वह कौन सी नदी है जिस पर तुलबुल परियोजना है? सिंधु, रावी, झेलम और ब्यास। तुलबुल परियोजना यहाँ पर कौन सी नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो झेलम नदी पर है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, झेलम। कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस स्थान पर मिलती है? तो कयाल हमको कहाँ पर मिलता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। कयाल नामक भौगोलिक संरचना हमको भारत में किस राज्य में मिलता है? तो कयाल हमको कहाँ मिलते हैं? कयाल हमको केरल में मिलते हैं। बिल्कुल सही, आप सही आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इनमें से वे कौन सी नदी है हमारी जो अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, माही, नर्मदा और ताप्ती। अमरकंटक से निकलने वाली नदी बताना है। तो वह कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक तो नर्मदा नदी और एक सोन नदी। तो इनमें से कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? इनमें से वे कौन सा बंदरगाह जो है अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? इजाक बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोची बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। तो अरब सागर की रानी के नाम से इनमें से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? और जो भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। तो अरब सागर की रानी के नाम से बिल्कुल यहाँ पर कोची बंदरगाह को जाना जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ में लगती है? इनमें से वे कौन सा देश है जिसके साथ में हमारे भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल। तो भारत के साथ में इनमें से वे कौन सा देश है जिसके साथ में भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है? तो सर्वाधिक सीमा हमारी भारत की बांग्लादेश के साथ में लगती है, जो लगभग 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर सीमा लगती है।
पौधों के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? तो कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक सर्वोत्तम है? रेतीली मृदा, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और गाद युक्त मृदा। तो वह कौन सी मिट्टी है जो पौधों के विकास के लिए सर्वोत्तम होती है? पौधों के विकास के लिए अगर मैं यहाँ पर सर्वोत्तम मृदा की बात करूँ तो वो दोमट मिट्टी। बिल्कुल सी, आप सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, दोमट मिट्टी। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उत्तरी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इनमें से वे कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? तो हमारा यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमको मिलेंगे, ये आप लोगों को बताना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमको नॉर्थ ईस्ट में भी मिलते हैं और पश्चिमी घाट में भी मिलते हैं, न कि पूर्वी घाट में। तो एक और दो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। पुष्कर घाटी से निकलने के पश्चात लूणी नदी कहाँ पर समाप्त हो जाती है? हमारे राजस्थान की ही नदी है, तो वो कहाँ पर समाप्त हो जाती है? साबरमती की सहायक नदी बनकर, कच्छ के रण में, अरब सागर में और माउंट आबू। तो लूणी नदी कहाँ पर समाप्त हो जाती है? तो लूणी नदी समाप्त हो जाती है कच्छ के रण में। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कच्छ का रण। चीरिया लो खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? इनमें से वे कौन सा राज्य है जहाँ पर चीरिया लो खदान हमको मिलता है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी। चीरिया लो खदान कॉम्प्लेक्स हमको कहाँ मिलता है? तो झारखंड, बिल्कुल सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मंगल शब्द जो है यहाँ पर इनमें से कौन सी वनस्पति के लिए होता है? जलीय पौधे, एल्गल ब्लूम्स, मैंग्रोव और भूमध्य सागरीय। तो मंगल शब्द जो है यहाँ पर मैंग्रोव के लिए है। सी हमारा सही आंसर होगा, मैंग्रोव। लोह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ है? इनमें से कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट।
लोह तत्व की मात्रा के आधार पर इनमें से कौन सा लोहा जो है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है, तो वह मैग्नेटाइट होता है। ये हमारा सही आंसर होगा, मैग्नेटाइट। टुंडा ट्रेंच, टुंडा गर्त गर्त जो है किस सागर या महासागर में स्थित है? इनमें से वे कौन सा सागर या महासागर है जहाँ पर टुंडा ट्रेंच है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अरब सागर। तो सुंडा ट्रंच हमको इंडियन ओशन में मिलती है, हिंद महासागर में मिलती है। अमरावती, अर्कावती, भवानी, किन्नर, हेमावती, दोनों हो व काबिनी, इनमें से किसकी सहायक नदी है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। तो ये सारी की सारी जो है यहाँ पर कावेरी की सहायक नदियां हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, कावेरी। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी? तो इनमें से वे कौन सा दशक है जब भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक होती है? तो यहाँ पर भारत की जनसंख्या दर जो है 1911 से 1921 के बीच जो दशक होता है उसमें नकारात्मक रहती है, बी हमारा सही आंसर। 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? 60 मिनट के अंतर के लिए यहाँ पर कितने डिग्री देशांतर की आवश्यकता होगी? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 25 डिग्री। तो 1 घंटे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 15 डिग्री की आवश्यकता होती है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे के लिए यहाँ पर 15 डिग्री देशांतरों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बी जिन्होंने भी आंसर दे रहे हैं यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से वे कौन सा उद्योग है जिसके लिए कूच बिहार प्रसिद्ध है? कपास कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग और सीसा उद्योग। कूच बिहार जो है यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है? कूच बिहार जो है यहाँ पर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं। भारत व बांग्लादेश के मध्य फरक्का बांध विवाद जो है कौन सी नदी के जल के बंटवारों के लिए? तो इनमें से वह फरक्का बांध विवाद जो है यहाँ पर कौन सी नदी के जल के बंटवारों को है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और दामोदर।
फरक्का बांध जो है हमारा यहाँ पर गंगा नदी के बंटवारे को लेकर है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से वह कौन सी चीज है जिसके लिए नूनमती नामक स्थान प्रसिद्ध है? नमक उद्योग के लिए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए और कपड़ा उद्योग के लिए। भारत में नूनमती नामक उद्यान जो है यहाँ पर स्थान जो है किसके उद्योग के लिए? तो ये नमक पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बी हमारा सही आंसर, ये नहीं बी होगा हमारा यहाँ पर सही आंसर। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी। राउरकेला व दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना यहाँ पर कौन सी पंचवर्षीय योजना में की जाती है? ये पंचवर्षीय योजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में की जाती है। इंडोनेशिया की लदांग कृषि किस प्रकार की कृषि? रोपाई, स्थानांतरित, मिश्रित और बागवानी। इंडोनेशिया की लदांग कृषि जो है इनमें से किस प्रकार की कृषि है? तो इंडोनेशिया की लदांग कृषि जो है यहाँ पर स्थानांतरित कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इनमें से वे कौन सी नदी पर स्थित है रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना? रावी, सतलज, झेलम और सिंधु। तो रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना यहाँ पर किस नदी पर है? उसकी अगर हम बात करें तो ये रावी नदी पर। आज की क्लास में हम इतने प्रश्नों को करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारी स्पेशल क्लास में भी करेंगे और रात्रि 9 बजे जो क्लास होती है उसमें भी हम करेंगे। 10 BB रेफरल कोड है। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहे इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय टेक।